नमस्ते व्यूअर्स, वेलकम बैक टू सर्वोदय आईएएस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम पूजा कश्यप है और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का द हिंदू न्यूज़पेपर के इन डेप्थ एनालिसिस सीरीज़ में। हमारा सबसे पहला न्यूज़ है आज का वार्मिंग ऑफ द इंडियन ओशन से रिलेटेड। तो आज हम थोड़ा चेंज करेंगे हमारे स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन में। पहले आप देखते थे कि मैं साइड में आपको न्यूज़ की क्लिपिंग्स होती थी, बट नाउ द न्यूज़ क्लिपिंग्स अब हम नहीं यूज़ करेंगे। सिर्फ एडिटोरियल की क्लिपिंग्स आपको मिल जाएंगी, बट न्यूज़ की क्लिपिंग्स मैं आपको सिर्फ बोल के ही बता दूंगी और पेज नंबर लिखा हुआ है, आप न्यूज़पेपर में जाके उसको रेफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ बात हो रही है इंडियन ओशन के वार्मिंग के बारे में। तो एक स्टडी कंडक्ट की गई है जिससे पता चला है कि धीरे धीरे जो इंडियन ओशन का टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। तो उसके क्या रीजंस हैं, उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ये सारी चीज़ें हम समझते हैं। तो इंडियन ओशन इज़ वार्मिंग एट एन अलार्मिंग रेट मच फास्टर दैन प्रीवियसली थॉट। मतलब जितना हमने पहले सोचा था उससे कहीं ज़्यादा बढ़ चुका है जो इंडियन ओशन का वार्मिंग का रेट है वो। तो बिटवीन 1950 टू 1920 1.2 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीज देखने को मिला है, और 1950 से 1920 यानी 70 ईयर्स और 1920 से 2100 बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी प्रेडिक्टेड है कि 1.7 से लेकर के 3.8 डिग्री सेल्सियस के बीच में का इंक्रीज हो सकता है। तो अगर इंडियन ओशन वार्म हो रहा है तो बाकी सारे ओशंस भी हो रहे हैं, बट इंडियन ओशन पे यहाँ पे इसलिए फोकस किया जा रहा है क्योंकि ये स्टडी सिर्फ इंडियन ओशन से रिलेटेड है। तो इनका कहना है कि धीरे धीरे करके जो हमारा इंडियन ओशन है, कहाँ इंडियन ओशन लाई करता है, बिल्कुल हमारी कंट्री के नीचे, वो धीरे धीरे करके वार्म हो रहा है। तो उसके क्या क्या कॉजेज़ हैं? तो सबसे पहला हम सब समझते हैं कि क्लाइमेट चेंज एंड मोर स्पेसिफिकली ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। तो सबसे बड़ा प्राइमरी कल्प्रिट जो है वो यही ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं, जिनकी वजह से धीरे धीरे करके जो टेम्परेचर है ओशंस का या ओवरऑल अर्थ का टेम्परेचर वो बढ़ता जा रहा है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ट्रैप कर लेते हैं हीट को, और इवन इंडियन ओशन भी इससे एग्जेम्प्ट नहीं है। हीट को ट्रैप करने के बाद वो एस्केप नहीं होने देते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट है एल नीनो इवेंट्स। एल नीनो क्या होता है? हम जानते हैं कि इट इज़ अ पीरियोडिक रिवर्सल ऑफ ओशन करंट्स, जो कि चेंज हो जाता है इन डिफरेंट सीजन्स। तो पीरियोडिक वार्मिंग साइकिल्स इन द पैसिफिक ओशन कैन इन्फ्लुएंस विंड पैटर्न्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूट हीट टुवर्ड्स द इंडियन ओशन। हम जानते हैं जब जब भी एल नीनो ईयर होता है तो हमारी जो मॉनसून की सिचुएशन है वो ख़राब हो जाती है, जो रेनफॉल है हमारी कंट्री में वो कम हो जाता है। तो उन केसेस में भले ही होता ये एल नीनो का जो इवेंट है वो पैसिफिक ओशन में है, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है वो हमें इंडियन ओशन में भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज चेंजेस इन एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, कि जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशंस हैं, विंड्स हैं या ओशन करंट्स हैं, उन सब में जो चेंजेस आ रही हैं उसकी वजह से जो ओशंस हैं वो धीरे धीरे करके वार्म होते जा रहे हैं। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो जाएंगे? तो सबसे पहला इंटेंसिफाइड वेदर इवेंट्स। अब इसको कनेक्ट करिए GS1 के ज्योग्राफी के क्लाइमेटोलॉजी पोर्शन से। उसमें एक पोर्शन है साइक्लोन्स का। तो साइक्लोन्स की कंडीशंस को जब हम पढ़ते हैं कि क्या क्या कंडीशंस उसमें इंपॉर्टेंट होता है, तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन आता है वार्म टेम्परेचर, कि लगभग हमारे को अराउंड 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए होता है। किस चीज़ के लिए? तो एक ट्रॉपिकल साइक्लोन के फॉर्मेशन के लिए। तो अगर जो हमारा ओशंस जो है वो धीरे धीरे करके वार्म होने लगेगा तो ईजिली ये 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक हम पहुंच जाएंगे, जिसकी वजह से जो साइक्लोन्स के चांसेस हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के, वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जो अभी रिसेंटली हमने देखा भी है कि पहले बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा साइक्लोन्स आते थे और अरेबियन सी में कम आते थे, बट अभी इन द रिसेंट ईयर्स क्योंकि अरेबियन सी भी कंपैरेटिवली वार्मर होने लगा है, तो अरेबियन सी में भी हमें साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है डिसरप्टेड मॉनसून्स, कि इंडियन ओशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे मॉनसून सर्कुलेशन पैटर्न्स में, जो कि साउथ एशिया और पार्ट्स ऑफ ईस्ट अफ्रीका में रेनफॉल लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर इंडियन ओशन अगर वार्म होने लगेगा तो ये रेनफॉल पैटर्न भी डिसरप्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज सी लेवल rise. As the ocean warms, it expands, contributing to the rising sea levels. हम जानते हैं कोई भी चीज़ जब गर्म होती है
तो वो एक्सपैंड करती है, और जैसे ही ठंडी होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो सिमिलर केस ओशंस के साथ भी है। अगर ओशंस जो हैं वो अपने राइजिंग टेम्परेचर के साथ एक्सपैंड करेंगे तो सी लेवल जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। एंड सी लेवल और किस वजह से बढ़ रहा है, तो ग्लेशियर्स की मेल्टिंग से। तो अल्टीमेटली हमें क्या कंट्रोल करने की ज़रूरत है, हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है क्लाइमेट चेंज को। लास्ट इज हार्म टू मरीन लाइफ, कोरल रीफ एंड अदर मरीन इकोसिस्टम्स जैसे फाइटोप्लैंक्टन, ज़ूप्लैंक्टन्स, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हाईली सेंसिटिव होती हैं किस चीज़ को लेकर के, तो टेम्परेचर को लेकर के। हमने सुना है कि ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो रहा है। क्यों, तो टेम्परेचर चेंज की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से, पोल्यूशन की वजह से। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों को कलेक्टिवली हैंडल करें। और कैसे हैंडल कर सकते हैं हम, तो ग्लोबल एक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो भी हमारे गोल्स हैं, चाहे वो पेरिस प्रिंसिपल से रिलेटेड हों, COP26 या COP28 से रिलेटेड हों, अलग अलग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, हमें कोशिश करनी चाहिए कि इन सब के जो टारगेट्स हैं अगर हम उनको मीट नहीं भी कर पाते हैं तो कम से कम इतने मार्जिन से पीछे ना रहें कि आगे उसके बारे में हम सोच भी नहीं पाएंगे। नेक्स्ट इज रीजनल मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज, कि कई बार जो लोकल प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए लोकल सोल्यूशंस की ही ज़रूरत पड़ती है। अगर इंडियन ओशन का वार्मिंग का प्रॉब्लम हो रहा है तो कुछ कंडीशंस होंगी जो स्पेसिफिकली इंडियन ओशन को सूट करती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग एक रीजनल मिटिगेशन स्ट्रैटेजी बना करके ऐसे थ्रेट्स को हैंडल करना। जैसे कि जो कंट्रीज़ इंडियन ओशन के अराउंड है, इंडिया हो गया, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सारी कंट्रीज़ मिल करके एक स्ट्रैटेजी बना सकती हैं कि हम कलेक्टिवली इंडियन ओशन को प्रोटेक्ट करेंगे। लास्ट इज इम्प्रूव्ड मॉनिटरिंग एंड प्रिडिक्शन, कि जैसे जैसे टेम्परेचर जो है, जैसे ये स्टडी हुई, ऐसे ही और स्टडीज़ में इन्वेस्ट करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना, किस पर्पस के लिए, तो ओशंस की वार्मिंग को कम करने के लिए और उसके इम्पैक्ट को स्टडी करने के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ है अनक्लास्ड फॉरेस्ट्स के बारे में, तो ये आपको पेज 10 पर देखने को मिलेगा। तो अनक्लास्ड फॉरेस्ट क्या होते हैं और अभी ये न्यूज़ में क्यों है, तो अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि लास्ट ईयर एक एक्ट पास किया गया था, फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट, जो कि अमेंड कर रहा है किस एक्ट को, तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 को अमेंड कर रहा है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023। तो एक जजमेंट आई थी, TN गोदावर्मन जजमेंट, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भले ही आप किसी फॉरेस्ट को डेजिग्नेट करते हो रिजर्व्ड या प्रोटेक्टेड, उससे मतलब नहीं है, बट जो अगर इस कैटेगरी में फॉरेस्ट जो नहीं भी आते हैं उनको भी हम फॉरेस्ट ही ट्रीट करेंगे। उसको या तो डीम्ड फॉरेस्ट बोला जाता है या अनक्लास्ड फॉरेस्ट। अनक्लास्ड मतलब जिसको कि क्लास नहीं किया गया। तो दीज आर फॉरेस्ट लैंड्स दैट हैवंट बीन ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बाय द गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट ने अभी तक ऑफिशियली इनको प्रोटेक्ट नहीं किया है, बट दैट डजंट मीन्स कि उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने TN गोदावर्मन जजमेंट में क्या बोला था कि जो भी लैंड है, जो भी फॉरेस्ट है, भले ही वो ट्राइबल के कंट्रोल में हो या किसी के कंट्रोल में हो, बट अगर वो डिक्शनरी मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट में फिट होता है तो मतलब कि वो एक फॉरेस्ट है, भले ही आप उसको डीम्ड फॉरेस्ट कह लीजिए, अनक्लास्ड फॉरेस्ट कह लीजिए, बट इट इज़ अ फॉरेस्ट। तो दिस लैंडमार्क जजमेंट ऑफ द TN गोदावर्मन जजमेंट क्या है, तो इट deals with the rights of tribals residing in unclassed forests. The court ruled that Forest Conservation Amendment Act of 1980 applies to unclassed forests as well if they are traditionally used by the tribals. कि अगर ये जो forests हैं वो traditionally tribals के द्वारा use किए जा रहे हैं तो इनको हम unclassed forests बोलेंगे। Meaning कि prior permission from the central government was required for any activity involving the use of forest land in these areas, कि कभी अगर किसी भी कंपनी को, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को यूज़ करना है उन लैंड्स को फॉर देयर ओन पर्पसेस, तो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से अंडर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट परमिशन लेनी पड़ेगी। क्योंकि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो 1980 का है उसके अंडर अगर रिजर्व्ड फॉरेस्ट या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में के लैंड को हमें यूज़ करना है तो प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी।
लेकिन बहुत सारा ऐसा लैंड है जो कि कैटेगराइज नहीं किया गया था। तो उस टाइम पे ये जजमेंट आई थी कि वैसे लैंड को यूज़ करने के लिए भी, वैसे फॉरेस्ट लैंड को यूज़ करने के लिए भी प्रायर परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 क्या बोलता है? तो ये अमेंड कर रहा है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 को। कुछ लैंड यूज चेंजेस जो है वो इसमें किए जाएंगे। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाइल कंजर्विंग इंडियाज फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। मेन चेंजेस क्या क्या है? तो ईज्ड रेस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेस्ट डाइवर्जन्स की पहले जो एक्ट था फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, उसमें अगर फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट किया जा रहा है किसी और पर्पस के लिए तो उस पर काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, लेकिन यहाँ पे उन रेस्ट्रिक्शंस को थोड़ा कम कर दिया गया है। नेक्स्ट इज न्यू परमिटेड एक्टिविटीज़। तो दिस एक्ट इंक्लूड्स न्यू एक्टिविटीज़ कंसिडर्ड फॉरेस्ट्री दैट कैन नाउ बी डन इन फॉरेस्ट इंक्लूडिंग दिस इंक्लूड्स इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फॉरेस्ट स्टाफ, इको टूरिज्म, जूज एंड सफारीज। कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जैसे फॉरेस्ट स्टाफ के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर, अब जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन हो गया या फॉरेस्ट ऑफिसर हो गया, इनको जनरली फॉरेस्ट के अंदर ही रहना होता है, क्योंकि अब आप अगर अपने ड्यूप्लेक्स अपार्टमेंट में बैठे हुए हैं और वहाँ से फॉरेस्ट में क्या हो रहा है ये चीज़ तो आपको समझ में आएगी नहीं। इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है कि ये लोग जो हैं वो उसी जगह पर रहें जहाँ पर इनका काम हो। तो वैसे केसेस में अब ये जो नया अमेंडमेंट है ये कहता है कि अगर हमें फॉरेस्ट के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, किसके लिए? तो फॉरेस्ट स्टाफ के लिए, इको टूरिज्म करना है या जू बनाना है, जंगल सफारीज करनी है, तो उनको भी फॉरेस्ट्री के ही अंडर कैटेगराइज किया गया है। नेक्स्ट इज नैरोड फॉरेस्ट डेफिनेशन। तो इसमें जो फॉरेस्ट का डेफिनेशन है उसको रिवाइज किया गया है कि what qualifies as a forest land is potentially reducing protections for some areas। कि जो पहले फॉरेस्ट थे अब इसके अकॉर्डिंग वो अब फॉरेस्ट नहीं रहेंगे। तो अब इसको कनेक्ट करिए कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जो फॉरेस्ट नहीं है वो भी आपको फॉरेस्ट की तरह ही ट्रीट करना है, बट दूसरी तरफ सेंटर का जो ये गाइडलाइन है या एक्ट है उसके अंडर जो फॉरेस्ट ऑलरेडी डेजिग्नेटेड हैं उनके भी प्रोटेक्शन स्टेटस को थोड़ा डाइल्यूट कर दिया गया है। इसका रीज़न है कि सेंटर वांट्स मोर लैंड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बट यही तो खेल होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कि आपको इकोनॉमिक्स प्लस इकोलॉजी दोनों को एक साथ लेकर के चलना पड़ेगा। लास्ट इज reduced tribal rights. The act removes the requirement for approval from tribal village councils before diversion of forest lands। कि पहले क्या होता था कि अगर जैसे छत्तीसगढ़ का एरिया है जो कि एक ट्राइबल एरिया है, वहाँ पर जा करके अगर हमको उनका फॉरेस्ट यूज़ करना है तो हम क्या करेंगे कि पहले जाकर के उनके जो वाइल्ड लाइफ या विलेज काउंसिल्स हैं, ट्राइबल काउंसिल्स, उनसे जाकर के परमिशन लेंगे कि सर देखिए ऐसी ऐसी चीज़ है, आपको इससे ये बेनिफिट हो सकता है, तो प्लीज़ ये लैंड हमें यूज़ करने दीजिए। बट नाउ इस एक्ट के इस अमेंडमेंट के थ्रू इस प्रोविज़न को हटा दिया गया है कि अब उन ट्राइबल विलेज काउंसिल्स की, जिनको कि ग्राम सभा बोलते हैं, उनके अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसको? तो अगर डाइवर्ट करना है फॉरेस्ट लैंड को। तो क्रिटिसिजम्स क्या क्या है? ऑब्वियसली जो आपके प्रोविजंस हैं उससे हमें समझ आ रहा है क्या क्रिटिसिजम्स होंगी कि फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट किया जा सकता है बहुत इजीली, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहेगा, हमारा जो डिफॉरेस्टेशन है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो ट्राइबल्स की कंसर्न्स हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, जिससे उनका जो और लाइवलीहुड है वो खतरे में पड़ सकता है। प्लस लीगल चैलेंजेस की जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था इन गोदाबर्मन केस, उसके भी स्पिरिट के अगेंस्ट जा रहा है। तो अभी भी ऐसा बहुत सारा फॉरेस्ट है जो कि अनक्लास्ड फॉरेस्ट को बिलोंग करता है। तो अगर ये एक्ट जो इसका लेटर एंड स्पिरिट में अगर ये एग्जीक्यूट हो जाता है तो क्या इश्यूज देखने को मिलेंगी, इस चीज़ का डाउट बहुत ज़्यादा है। यही कंसर्न है जिसकी वजह से जो FCAA या फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट है वो इतने ज़्यादा क्रिटिसिजम्स में देखा जाता है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है हमारा, उसको देखने से पहले ये देख लीजिए कि सर्वोदय IAS अब आपको UPSC और BPSC की तैयारी मात्र 1 रुपये में करवा रहा है। तो देर मत कीजिए, अभी जाकर के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से
ऐप को डाउनलोड करिए या QR कोड को स्कैन करिए, बस जा करके अपनी तैयारी बिल्कुल ज़ोरों शोरों से शुरू कर दीजिए। इनफैक्ट आपके लिए कुछ फ्री लेक्चर्स भी हैं ऐप पर, जो आप देख करके आपको लग रहा होगा कि 1 रुपये में तो क्या ही क्वालिटी मिलेगी, तो आप जा करके इत्मीनान से वो लेक्चर्स देखिए, क्वालिटी को समझिए, तभी आप ये 1 रुपये भी पेमेंट करिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो एडिटोरियल हमारा पहला है EVM वीवीपैट केस के रिलेटेड, कि अभी हम जानते हैं पिछले न्यूज़ में, पिछले दिन के एनालिसिस में मैंने डिस्कस किया कि EVM और वीवीपैट से रिलेटेड एक केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, जो ADR ने फाइल किया था। तो ADR कौन है? एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। तो ADR का ये कहना था कि EVMs और वीवीपैट्स का 100% क्रॉस वेरिफिकेशन होना चाहिए। अब ये EVMs क्या होते हैं, वीवीपैट्स क्या होते हैं, ये समझने के लिए आपको पुराना वीडियो देखना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो अब सुप्रीम कोर्ट का यहाँ कहना हुआ कि EVMs जो है वो हैक प्रूफ है और किसी तरीके की कोई टैम्परिंग या मैल फंक्शनिंग उसके साथ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी तक अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन कहीं पे भी किसी तरीके का कोई डिस्क्रिपेंसी EVMs और वीवीपैट्स में देखने को नहीं मिली है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का कहना हुआ कि 100% अगर हम क्रॉस वेरिफिकेशन करेंगे कि जितना EVM पे वोट पड़ा उसको अगर हम वीवीपैट पे टैली करने लगे, तो ये तो बिल्कुल वैसा हो गया जैसे कि हम वापस से बैलेट बॉक्सेस पर शिफ्ट कर गए हैं। बट हमें ये नहीं चाहिए। हमें, अगर हम बैलेट बॉक्सेस से EVM तक इवॉल्व हुए हैं, तो उसका रीज़न ये है कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और इतने बड़े पॉपुलेशन के लिए बैलेट बॉक्सेस यूज़ करना इज़ नॉट अ फीजिबल ऑप्शन, क्योंकि उससे उतना ज़्यादा पेपर भी यूज़ होगा, प्लस बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा लेबर फोर्स कंज्यूमिंग होगा। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 100% क्रॉस वेरिफिकेशन पहली चीज़ की इज़ नॉट पॉसिबल। दूसरी चीज़ बोली कि बैलेट बॉक्सेस पे दोबारा से शिफ्ट करना, ये भी एक आर्ग्यूमेंट था ADR का कि हमको EVM छोड़ करके वापस से बैलेट बॉक्सेस पर शिफ्ट कर जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी खारिज कर दिया कि हम दोबारा से बैलेट बॉक्सेस पर शिफ्ट नहीं हो सकते हैं। प्लस तीसरी चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने ये बोली है कि टाइम टू टाइम जो ऑपोजिशन हो या कोई भी लोग हों, वो अगर इलेक्टोरल प्रोसेस पर, EVMs पर, इलेक्शन कमीशन की इंटेग्रिटी पर ऐसा सवाल उठाएंगे, तो इससे क्या होगा कि हमारी डेमोक्रेसी की जो इमेज है लोगों के मन में, जो एक विश्वास है कि हाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, उस पर एक खतरा हो सकता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा टू एक्सरसाइज केयर एंड कॉशन व्हेन रेजिंग क्वेश्चंस अबाउट द इंटेग्रिटी ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस। तो अभी ये चीज़ हुई, तो ये जो ऑथर हैं ये यही कह रहे हैं कि ठीक है, अगर आप बैलेट बॉक्सेस पे शिफ्ट करना इज़ नॉट पॉसिबल, ओके, 100% क्रॉस वेरिफिकेशन करना भी इज़ नॉट पॉसिबल, ओके, बट अभी जो सिस्टम है, क्या है अभी सिस्टम, तो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में से 5 सीट्स उठाई जाती हैं जिनको कि EVM और वीवीपैट को टैली किया जाता है। तो इस केस में इसको कम से कम आप इंक्रीज़ कर दीजिए, ताकि एक जो कॉन्फिडेंस है लोगों का वो इंक्रीज़ हो सके। अब यहाँ पे जो ऑथर है वो ये भी कह रहे हैं कि अगर कभी ऐसा होता है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में कहीं एक सीट पर EVMs जो हैं वो टैली नहीं कर पाते हैं, EVM और वीवीपैट, तो क्या होता है कि वैसे केसेस में उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के, उस सीट के सारे EVMs और वीवीपैट्स को टैली किया जाता है। और क्योंकि यहाँ पे जो मिस फंक्शन का या मैल फंक्शन का या डिफेक्टिव होने का जो गुंजाइश है वो ज़ीरो होना चाहिए। ये एक सैम्पलिंग टेक्निक है जो समझना आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। बस ये समझ लीजिए कि इन केस अगर कभी ऐसा होता है कि किसी एक EVM पे भी उसका वीवीपैट से टैली नहीं हो पाता है, तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के जितने भी EVMs और वीवीपैट्स हैं, तो वोटिंग का जो काउंट होगा वो वीवीपैट्स के थ्रू होगा, ना कि EVMs के थ्रू होगा।
तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये काफ़ी वेग हैं, इसको लेकर के कोई क्लियर डायरेक्शंस नहीं है। जो यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि क्लियर डायरेक्शंस कोर्ट को देने चाहिए थे, चाहे इलेक्शन कमीशन को या किसी को भी, और एटलीस्ट जो ADR है जो डिमांड कर रहा था रिफॉर्म्स का, उसको एटलीस्ट इन डायरेक्शंस को सीक करना चाहिए था कि जो भी ग्रे एरियाज़ हैं या वेग एरियाज़ हैं उनमें हम कैसे प्रोसीड कर सकते हैं। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि EVMs पहली बार कब इंट्रोड्यूस हुए थे, तो 1982 में पहली बार EVMs इंट्रोड्यूस हुए थे। VVPATs पहली बार कब इंट्रोड्यूस हुए थे, तो VVPATs पहली बार 2013 के नागालैंड असेंबली इलेक्शंस में इंट्रोड्यूस हुए थे, और 2014 में लोकसभा इलेक्शंस की कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में यूज़ हुए थे, और 2019 में पहली बार जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी सब में EVMs का इस्तेमाल किया गया था। लास्ट जो न्यूज़ है हमारा आज का वो है कोर्ट्स नज ऑन हॉस्पिटल चार्जेस और रिफॉर्म अपॉर्चुनिटी। तो एक PIL सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई थी रिगार्डिंग द हाई कॉस्ट ऑफ प्राइवेट हेल्थ केयर चार्जेस इन इंडिया, जिसके बाद कि सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को डायरेक्ट किया कि आप कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाइए, एक डायरेक्टिव बनाइए जो कि प्राइवेट सेक्टर को गाइड करे रिगार्डिंग द कॉस्ट जो वो चार्ज करते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में इलाज करवाना मतलब आपकी जितनी सेविंग्स हैं, अगर कोई बड़ी बीमारी हो जाती है तो आपकी जितनी सेविंग्स हैं आप उस चीज़ में लगा देते हैं। तो इसके क्या सॉल्यूशंस हैं, कैसे हम प्राइवेट हेल्थ केयर को अफोर्डेबल बना सकते हैं, क्योंकि हम भी जानते हैं गवर्नमेंट हेल्थ केयर की जो सिचुएशन है वो कितनी ख़राब है, और गवर्नमेंट हेल्थ केयर इतनी कैपेबल अभी तक नहीं हुई है कि जितना हमारा पॉपुलेशन है उसके बर्डन को हैंडल कर सके। तो एक तरफ आ जाते हैं हाई क्लास लोग या रिच सोसाइटी जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं और इजीली उसको अफोर्ड कर सकते हैं। दूसरी तरफ होते हैं लो इनकम लोग जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाते हैं और उनको अलग अलग स्कीम्स के तहत उनका इलाज हो भी जाता है। बट बीच में आते हैं मिडिल क्लास लोग, और ये जो मिडिल क्लास लोग हैं ये मैक्सिमम पॉपुलेशन भी हैं, प्लस ये कभी कभी इनके लिए प्राइवेट हेल्थ केयर जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, और लो इनकम या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो हैं उसमें ये लोग यूज़ नहीं करना चाहते हैं उस हेल्थ केयर फैसिलिटी को, क्योंकि क्वालिटी जो है वो एट पार नहीं होती है कंपेयर टू प्राइवेट हेल्थ केयर। तो यानी कि प्राइवेट और पब्लिक दोनों का बैलेंस यहाँ पे बनाना बहुत ज़रूरी है। बट वहीं अगर किसी चीज़ के ट्रीटमेंट के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स 1000 रुपये चार्ज कर रही है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स उसी चीज़ के ट्रीटमेंट के लिए 50,000 रुपये चार्ज कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक बहुत स्टार्क डिफरेंस देखने को हमें मिलता है। तो बहुत ज़रूरी है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाया जाए जिसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही रहें, ताकि लोगों को फेयर चॉइस मिले कि वो पब्लिक में जाना चाहते हैं या प्राइवेट में जाना चाहते हैं। तो प्राइवेट से हमें ये समझ में आता है कि वो प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं, वो सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में देखते हैं। और कई बार इस चीज़ को हम लोगों ने फेस भी किया है कि भले ही कोई बीमारी ना हो पर वो 72 तरीके का टेस्ट आपको लिख के दे देंगे जो आपको करवाना पड़ता है, और वो बताते भी हैं कि कहाँ पे जा कर के आपको टेस्ट कराना है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स का जो फंक्शनिंग होता है वो बहुत अलग तरीके से होता है कंपेयर टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। तो इसको कैसे हम रिफॉर्म कर सकते हैं वो चीज़ के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है कि कोर्ट का जो डायरेक्टिव है कि आपको एक रूल्स बनाने हैं, रेगुलेशंस बनाने हैं, वो एक गाइडिंग लाइट हो सकता है टुवर्ड्स रेगुलेटिंग द प्राइवेट हेल्थ केयर कॉस्ट इन इंडिया। क्या क्या इनिशिएटिव्स हम इसमें ले सकते हैं, इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। तो इंडिया में जो कॉस्ट है, जो बर्डन है प्राइवेट हेल्थ केयर का या हेल्थ केयर का, वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि पब्लिक स्पेंडिंग जो है वो बहुत कम है। तो हमारा टारगेट जो है वो करीब करीब तो 4% ऑफ द GDP हम स्पेंड करेंगे हेल्थ केयर पे, ऐसा हमारा टारगेट है एज पर द नेशनल हेल्थ पॉलिसी। बट अभी भी हम कुछ 2% के अराउंड स्पेंड करते हैं ऑन हेल्थ केयर। तो इस चीज़ को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है कंपेयर टू जो हमारी और कंट्रीज़ हैं उनको देखते हुए अगर देखा जाए
तो छोटी छोटी कंट्रीज़ भी अपने हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को, क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए अपनी जीडीपी का एक सब्सटैंशियल अमाउंट हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करती हैं। तो इंडिया को भी ज़रूरत है कि पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए जो हमारा पब्लिक स्पेंडिंग है उसको इंक्रीज़ किया जाए। नेक्स्ट इज आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंसेस। A large share of healthcare costs are borne directly by the patients, making unexpected medical bills a major financial risk. अब आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंसेस क्या होता है कि कुछ एक्सपेंसेस होती हैं जो कि आपका इंश्योरेंस हो गया या गवर्नमेंट पॉलिसीज उसके अंडर कवर हो जाती हैं, बट कुछ एक्सपेंसेस ऐसी होती हैं जो आपको खुद कवर करना पड़ता है, जो पेशेंट को बेयर करना पड़ता है। जैसे अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है और किसी तरीके की कोई बड़ी बीमारी अगर हमें हो जाती है तो उसका जो एक्सपेंस होगा, अब वो हमारे कैलकुलेशन में तो नहीं रहेगा कि हाँ कल को जा कर के मुझे बहुत बड़ी कोई बीमारी होगी तो उसके लिए मैं पैसे बचा कर रखती हूँ, ऐसा तो होता नहीं है। हम पैसे अपनी नीड्स के हिसाब से रखते हैं कि ये हमारे घर के लिए, ये गाड़ी के लिए, बट हेल्थ के लिए अलग से कोई पैसे निकाल के नहीं रखता है, तो वो हो जाता है आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंसेस। और जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो ना हमारे पास इंश्योरेंस होता है, ना ही हम किसी गवर्नमेंट स्कीम के लिए एलिजिबल होते हैं, तो डायरेक्टली हमारे पॉकेट से एक्सपेंसेस लगती हैं। नेक्स्ट इज हाई प्राइवेट हॉस्पिटल कॉस्ट्स, जो कि देखा जाता है कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी वो 25-30 हज़ार रुपये तो आराम से खर्च करवा देते हैं, और वो भी डिपेंड करता है किस चीज़ पर, तो लोकेशन पर, आपको किस तरीके का केयर चाहिए, आईसीयू के लिए एक्स्ट्रा, वेंटिलेटर के लिए और 1 लाख रुपए प्रतिदिन, इस तरीके से वो लोग क्या करते हैं तो हाई चार्ज करते हैं। लास्ट इज हेल्थ इंश्योरेंस, कि भले ही बहुत सारे लोग एलिजिबल हैं हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, लेकिन अभी भी जो हमारा इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है वो बहुत कम है। गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं इसके लिए, तो सबसे पहला आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो कि क्या करता है तो सेकेंडरी और टर्शरी केयर प्रोवाइड करता है टू पुअर एंड वल्नरेबल पॉपुलेशन। स्टेट स्पेसिफिक स्कीम्स भी होती हैं अलग अलग स्टेट्स की वो जिसके अंडर जो सिटीजन्स हैं उनको हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज जन औषधि केंद्र, जहाँ पे जेनेरिक मेडिसिन एक बहुत कम प्राइस पे ऑफर की जाती हैं लोगों को। लास्ट इज नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, जो किस चीज़ को रेगुलेट करता है तो ड्रग्स की, मेडिसिन की प्राइसेस को रेगुलेट करता है, जिसमें एक लिमिट तय किया जाता है कि अगर एक सिंपल बुखार की गोली है जैसे पैरासीटामोल, तो उसका प्राइस एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि जो हर कोई, जितने भी लोग हैं वो उसको अफोर्ड कर सकें। हाँ, ब्रांड्स के हिसाब से प्राइसेस डिफर कर सकती हैं, बट पैरासीटामोल के लिए कोई 1000 रुपये कोई भी ब्रांड चार्ज नहीं कर सकता है, क्योंकि इट इज़ अ बेसिक मेडिसिन जो कि हर किसी के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ जो डायरेक्टिव दिया है, जो ऑथर्स हैं उनका यही कहना है कि वो एक गाइडिंग लाइट की तरह एक्ट कर सकता है किस चीज़ में, तो हेल्थ केयर को अफोर्डेबल बनाने के लिए इंडिया में। और इससे क्या होगा तो जो हमारा गोल है किस चीज़ का, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का, उसको हम इजीली अचीव कर पाएंगे अगर जो हमारा हेल्थ केयर है वो अफोर्डेबल हो गया। तो इससे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं हमारे, उनको भी अचीव कर पाएंगे बाय द ईयर ऑफ 2030। प्लस जो हमारा गोल है कि एक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है या फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनना है इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, उस चीज़ को भी हम अचीव कर पाएंगे बिकॉज ऑफ द हेल्दी वर्कफोर्स इन इंडिया। क्योंकि धीरे धीरे करके जो पॉपुलेशन है वो एज हो रही है, तो और जो डिजीज़ बर्डन है वो भी बढ़ रहा है, चाहे वो कम्युनिकेबल डिजीज़ हो या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हो। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम हेल्थ केयर को बूस्ट करें। कैसे हम, क्या क्या तरीके हो सकते हैं बूस्ट करने के, तो सबसे पहला क्वालिटी, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या पब्लिक हॉस्पिटल्स में होता है वो चीज़। दूसरा, हम जो डॉक्टर्स हैं उनको ट्रेन कर सकते हैं कैसे, तो अगर आप, ठीक है, अगर आप प्राइवेट में ही प्रैक्टिस करना चाहते हैं कोई बात नहीं, बट हर डॉक्टर के लिए एक मैंडेटरी एक्सपीरियंस की ज़रूरत होनी चाहिए जो कि रूरल एरियाज़ में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हो।
नेक्स्ट चीज़ हम क्या कर सकते हैं, तो प्राइमरी हेल्थ केयर जो है हमारा, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कोशिश यही की जाए कि प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल पे ही उसको रिजॉल्व कर लिया जाए। नेक्स्ट कि हम अपना वर्कफोर्स बढ़ा सकते हैं, जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं या और बाकी जो लोग होते हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, उनको हम और ज़्यादा ट्रेन करें और ज़्यादा केपेबल बनाएं। नेक्स्ट इज़ पब्लिक स्पेंडिंग, कि जितनी हमारी अभी स्पेंडिंग है उसको हम इंक्रीज़ करें, ताकि जो हेल्थ केयर है, पब्लिक हेल्थ केयर है, वो और ज़्यादा एक्सेसिबल हो ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए। इसी के साथ आज की न्यूज़ एनालिसिस यहीं ख़त्म होती है। देखते रहिए सर्वोदय आईएएस का यूट्यूब चैनल, और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप सर्वोदय आईएएस के टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू। जय हिंद।